गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर स्टडी विद विकास परमार चैनल पर। तो बच्चों, हम 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो टोटल सीरीज वो 1500 क्वेश्चन की है। आज 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम हमारा हो चुका है ये क्वेश्चन, इससे पहली वाली वीडियो में मूल शंकर का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती के बारे में अगर आप बात करें तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी 1875 के अंदर की गई थी और 10 अप्रैल की वो तारीख थी। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की गई थी। और एक स्वामी विवेकानंद गुरु की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है। और इन्हीं आर्य समाज का जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। कुछ मुख्य आर्य समाजी की अगर आप बात करें तो उसमें एक स्वामी श्रद्धानंद है, एक लाला लाजपत राय है, एक भाई परमानंद है और राम प्रसाद बिस्मिल। ये सारे के सारे आर्य समाजी है। इनमें आप लोगों ने सुना होगा स्वामी श्रद्धानंद ने 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने 1911 में कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल की नींव रखी थी, हरियाणा के अंदर। और आर्य समाज की अगर आप बात करें, पंजाब के लाहौर में आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो 1877 में की गई थी। रोहतक व करनाल में आर्य समाज की शाखा 1883 में खोली गई थी, 1883 में। और आपको मैं बता देता हूँ 1883 में इल्बर्ट बिल भी लाया गया था। हरियाणा में आर्य समाज के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो लाला लाजपत राय का था। इन्होंने 1886 में हिसार में शाखा खोली थी आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती 1873 में रेवाड़ी आए थे। वहाँ पे 1874 के टाइम पे गौशाला बनी थी, जिसका शिलान्यास स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करवाया गया था। और वहाँ का राजा जो था उस समय युधिष्ठिर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यार ये समाज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इस तरीके से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और मैं आपको बता देता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद थे इनके गुरु का नाम जो था वो रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। कुछ गुरु की हम बात इससे पहले वीडियो में कर चुके, जैसे महात्मा गांधी के गुरु का नाम मैंने गोपाल कृष्ण गोखले बताया था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम M.G. रानाडे बताया था। चाणक्य के गुरु का नाम कौटिल्य बताया था। और अगर हम बात करें कबीर के गुरु का नाम तो रामानंद था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। मीराबाई के गुरु का नाम रविदास था। एंड सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको आप लोग नोट करते रहें साथ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करूं, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है। या कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि दैनिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर कौन प्रोवाइड करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का हो सकता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर से सुन लो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड है उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर आता है ग्लूकोज और एक आता है आपके पास फ्रैक्टोज। और ये फ्रैक्टोज जो होता है ये सबसे मीठा शुगर होता है। और डाइसैकेराइड की बात अगर हम करते हैं तो उसके अंदर आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है।
और जो अंकुरित बीज और बादाम होते हैं उसके अंदर माल्टोज पाया जाता है। और जो तीसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड भी 3 प्रकार का होता है बच्चों, उसके एग्जाम्पल 3 होते हैं। एक होता है स्टार्च, एक होता है काइटिन, एक होता है सेल्यूलोज। और जो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। घास के अंदर, कॉपियों के पन्नों के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। ये सेल्यूलोज हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम रूमिनेंट्स का होता है। रूमिनेंट्स वो जीव होते हैं जो जुगाली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था बच्चों? पश्चिमी बंगाल के अंदर नील विद्रोह हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग संविधान था। ये पहले की बात है, लेकिन अब इसका कोई अपना अलग संविधान नहीं है, ये भारत में शामिल हो चुका है। उसके बाद पुलिंतजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलिंतजर पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की बात करता हूँ तो मैं 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार है और एट प्रेजेंट राजीव गांधी पुरस्कार के अंदर 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार रोहित शर्मा को भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगली बात के ऊपर आते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इन्होंने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आपको मैं बताऊं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था वो 345 ईसा पूर्व हुआ था। मगध की गद्दी पर ये कब बैठे थे? मगध की गद्दी के ऊपर ये 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म की शिक्षा जो दीक्षा थी इन्होंने भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु ने इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। सेल्यूकस के साथ इनका युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में और इनकी मृत्यु 298 ईस्वा पूर्व हो गई थी। श्रवणबेलगोला के अंदर हो गई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पेंसिलिन में प्रयुक्त किया जाता ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का जो लेड होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश नाम के व्यक्ति ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन बम जो होता है वो किसके ऊपर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन क्रिया के ऊपर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, वो भी अनियंत्रित वाली नाभिकीय विखंडन। उसके बाद कुनेन की औषधि किस से प्राप्त की जाती? सिनकोना पौधे से। आपको मैं बता देता हूँ, जब मादा एनाफ्लीज नाम का जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज, जब वो किसी के शरीर के ऊपर बैठता है तो उसका खून पी लेता है और उसके खून के अंदर एक प्रोटोजोआ छोड़ देता है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के कारण उस व्यक्ति को मलेरिया बीमारी हो जाती है और मलेरिया के अंदर कुनेन की गोलियां खानी पड़ती है और कुनेन की गोलियां सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। वास्को डी गामा भी मलेरिया के कारण ही मर गए थे। इसलिए अगर पेपर में आ जाए कि मलेरिया नामक बीमारी किसके कारण होती है तो आपका आंसर होगा बच्चों प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस सर्वाधिक भाग देती है? तो जल की वाष्प जो होते हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा भाग देते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आप लोगों को। आग को बुझाने में भी CO2 का प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशमक यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं, या मैं कहूँ कि जो आग बुझाने वाले सिलेंडर जो होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। एक CO2 होती है, एक CO होती है। CO इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद रक्त का थक्का जमने में प्रयुक्त विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन K जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग करने का काम हमारे शरीर के अंदर करता है। कई बार हमें चोट लग जाती है तो कुछ समय के बाद खून अपने आप बहना बंद हो जाता है, तो इसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग करने का काम एक प्रकार की कोशिकाओं का होता है, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो जितने भी काम हमारे शरीर के अंदर किए जाते हैं वो सभी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो ब्लड क्लोटिंग है ये भी एक प्रकार का काम होता है। तो इस काम को भी एक प्रकार की कोशिका करती है, उस कोशिका का नाम
प्लेटलेट्स कोशिका होता है। प्लेटलेट्स कोशिका की संख्या आपके शरीर के अंदर 2.5 से 3 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, तो रक्त का जमने में प्रयुक्त अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका होती है प्लेटलेट्स। विटामिन की बात करें तो विटामिन होता है के, और मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम होता है। और प्रोटीन की अगर बात करें तो फाइब्रिनोजेन व प्रोथ्रोम्बिन नाम के जो प्रोटीन होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग करने का काम करते हैं। लेकिन ब्लड क्लोटिंग करने से रोकने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको एंटीकोगुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग करने से रोकती है। हेपेरिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है, अर्थात वो ब्लड क्लोटिंग करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो ये क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है, इससे पहले मैंने बता दिया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज अब ये मतलब सीक्वेंस में आ गए हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था भारत का गवर्नर जनरल, वो किस एक्ट के तहत बना था? वो 1833 के एक्ट के तहत बना था। और जो भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था वो किस एक्ट के तहत बना था? तो वो 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो सी राजगोपालचारी। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना था? तो इसका आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और बंगाल का पहला गवर्नर पूछ लिया जाए तो वो कौन था बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगला, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। इसके लिए फॉर्मूला आप लोग कर लो बच्चों। बचपन में भूल आया, बचपन बचपन में भूल आया, बचपन में भूल आया। तो बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, भै से भूटान, आ से अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है बच्चों? बांग्लादेश के साथ। और ये भी मैं बता देता हूँ कितनी लगती है। बांग्लादेश के साथ 40-96.5 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है भारत बांग्लादेश के साथ। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितना बीघा कॉरिडोर है बच्चों? 3 बीघा कॉरिडोर है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में